हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की जो बायोलॉजी है उसका सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर के अंतर्गत हम बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो कि रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, और जो नहीं देखते हैं वो जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं परागण, निषेचन, भ्रूणपोष तथा भ्रूण का परिवर्धन। इसके अंतर्गत आने वाले स्वपरागण हम पढ़ने वाले हैं, उसकी युक्तियां व अनुकूलन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद परपरागण, जिसे हम समजात परागण भी कहते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद उसकी जो युक्तियां हैं और जो अनुकूलन है वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो परागण की विधियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, इतनी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा पर बहुत बेहतर आपको समझाऊंगी। आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगने वाला है। तो मैं आपको पढ़ा सबसे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आज परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन पढ़ेंगे। तो उसके अंतर्गत कुछ बेसिक है वो जानते हैं। जो परागण है, परागण किसे कहते हैं, कोई आपसे पूछे तो आप कैसे बताओगे, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले परागण किसे कहते हैं। तो परागण में मैंने आपको बताया था कि जो परागकण होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं, परागकोश में उपस्थित होते हैं। जब मैंने आपको पुंकेसर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पुंकेसर में 3 पार्ट होते हैं। पहला था पुतंतु, जो कि डंडीनुमा संरचना होती है। उसके बाद परागकोश, परागकोश में क्या होता है, परागकोश द्विपली संरचना होती है। उसी के अंदर क्या होता है, परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं। ये सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था। द्विपाली संरचना है तो जो दो पालियों को जोड़ने का काम करता है। मान लो एक पाली ये एक ये, जो दोनों को जोड़ लेगा उसको हम क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। मान लो ये 2 पार्ट है, यहाँ पे लाइन खींच दे, इस पार्ट में ऐसे लाइन खींच दे, एक ये पाली एक ये पाली, दोनों को जोड़ दे, और जो दोनों जो पालियों को जोड़ने का काम करेगा उसे हम क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। 3 पार्ट हमने पढ़े थे। परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं, ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद जो मादा भाग होता है यानी कि स्त्री केसर, स्त्री केसर में क्या होता है, 3 पार्ट उपस्थित होते हैं। पहला कौन सा था, वर्तिकाग्र, जो कि शीर्ष पे उपस्थित होता है। उसके बाद क्या था, वर्तिका, जो कि ऐसे लंबी संरचना होती है। उसके बाद जो गोल सी संरचना होती है यानी कि अंडाशय, ये 3 पार्ट होते हैं। 3 ही पुंकेसर में उपस्थित होते हैं यानी कि नर भाग में, और 3 ही यानी कि स्त्री केसर में उपस्थित होते हैं यानी कि मादा भाग में। तो 3 पार्ट दोनों बराबर है। आपको पता है पुंकेसर के 3 पार्ट कौन से होते हैं। पहला कौन सा होता है, पुतंतु, जो कि डंडीनुमा संरचना होती है। उसके बाद परागकोश, परागकोश द्विपाली संरचना होती है जिसमें क्या उपस्थित होता है, परागकण उपस्थित होता है। और जो दोनों पार्ट को जोड़ने का काम करता है यानी कि जो दोनों पालियों को जोड़ने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। ये 3 पार्ट हो गए। उसके बाद जो स्त्री केसर में, स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है वर्तिकाग्र, जो कि शीर्ष पे उपस्थित होता है। उसी के ठीक नीचे जो लंबवत संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्तिका। उसके बाद जो गोल सी संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अंडाशय कहते हैं। तो अब हम परागण की परिभाषा जानते हैं। जो पुतंतु है, पुतंतु का जो परागकोश है वहां से स्टार्ट करते हैं। परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, एक तरफ नर जननांग है एक तरफ मादा। जो नर जननांग है उसका जो एक भाग होता है परागकोश, परागकोश में परागकण उपस्थित होता है। तो जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा, जब वो फटेगा तो परागकण बाहर निकलेंगे। जब निकलेंगे तो क्या होगा, जब परागकोश से परागकण निकल कर कहाँ पहुंचेगा, स्त्री केसर यानी कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पे। वर्तिकाग्र भाग कहाँ होता है, शीर्ष पे होता है। परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र भाग पर जब पहुंच जाते हैं, जो ये क्रिया हुई है इसके बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है, परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ये सिंपल सी बात समझ आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब हम डिस्कस करते हैं परागण कितने प्रकार के होते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है कि कोई भी एक पादप होगा उसमें क्या होगा, बहुत सारे पुष्प होंगे, लेकिन
जब क्या होगा, जब उसमें जो पुंकेसर भाग होगा जब वो परिपक्व होगा, यानी कि जो परागकोश होगा वो परिपक्व होगा, तो क्या होगा, परागकण बाहर निकलेंगे और जब निकल कर क्या करेंगे, उसी के मतलब कि उसी के वर्तिकाग्र भाग पे जाके गिरेंगे और परागण आगे की जो परागण क्रिया होती है वो होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। अगर कोई मान लो पादप है, उसके बहुत सारे पुष्प हैं, एक पुष्प में पुंकेसर भाग है जो कि परिपक्व हो गया है, और परिपक्व होने के बाद क्या होगा, जो परागकोश होगा परिपक्व हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उससे परागकण बाहर निकलेंगे और जब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, या तो उसी पुष्प पे या तो कोई अन्य जो उसी पादप का कोई अन्य पुष्प है उस पे जाके गिरे। कहाँ पे गिरेगा, नॉर्मली सी बात है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पे गिरेगा। जब पुंकेसर के जो परागकोश है, परागकोश जब परिपक्व हो जाएगा तो परागकण बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, जब वो परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र भाग तक पहुंच जाएंगे तो इसकी जो क्रिया होगी इसी को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। एक ही पादप होगा, उसके कितने भी पुष्प हो, उसी पादप के किसी पुष्प पे जाके गिरेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। इसी वक्त हम डिस्कस कर लेते हैं पर परागण, मैं बाद में डिस्कस कर लूंगी, लेकिन अभी मैं समझाऊंगी तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपका माइंड एकदम फ्रेश, आप पढ़ने बैठे हो तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो स्वपरागण आपको समझ में आया, सबसे पहले तो आपको परागण समझ में आया होगा। परागण की सिंपल सी डिफिनेशन है, परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे स्वपरागण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है, जब कोई पादप के जो पुंकेसर होगा जब वो परिपक्व हो जाएगा तो क्या होगा, जो उसका परागकोश होगा, परागकोश जब फटेगा तो क्या होगा, जो परागकण होंगे जो निकलेंगे तो उसी पुष्प पे या तो उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की स्त्री केसर के जो वर्तिकाग्र भाग है वहां तक जाकर गिरेगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। इसकी डिफिनेशन कैसे आप डिफाइन कर सकते हो मैं आपको वो बताती हूँ। जब एक ही पुष्प के जब परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर क्या होगा कि उसके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पे जाकर जब गिरेगा तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। और पर परागण में क्या होगा, अभी तक आपने स्वपरागण में देखा कि एक पादप होगा या तो उसके बहुत सारे पुष्प होंगे, नॉर्मली सी बात है। जब उसी पादप के किसी एक पुष्प पे जब पुंकेसर परिपक्व होगा तो क्या होगा, परागकोश से परागकण बाहर निकलेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो उसी पुष्प पे या फिर उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पे जाके गिरेगा तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और अगर हम पर परागण की बात करें तो पर परागण में क्या होता है कि जब क्या होगा कि पुंकेसर का जो परागकोश है वो परिपक्व होगा और परिपक्व होगा तो फटेगा उसका परागकोश, जब फटेगा तो परागकण है वो बाहर निकलेंगे और जब बाहर निकल कर क्या होगा कि उसी पादप के किसी मतलब अन्य पुष्प पर या उसी पुष्प पर जाकर गिरेगा तो क्या होगा, स्वपरागण होगा। लेकिन अगर एक पादप का जो परागकोश है वो परिपक्व होगा, परागकण बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, उसी पादप की नहीं बल्कि किसी अन्य पादप के जो स्त्री केसर भाग होगा उसके वर्तिकाग्र भाग पे जाके जब परागकण गिरेंगे तो क्या होगा, उसे हम पर परागण कहेंगे। क्यों, पर परागण के लिए दो पुष्पों की आवश्यकता होगी लेकिन स्वपरागण के लिए एक पुष्प की। स्वपरागण में क्या होता है कि एक पादप होगा उसके बहुत सारे पुष्प हो सकते हैं, तो या तो जिस पुष्प पे क्या होगा कि पुंकेसर परिपक्व होगा उसी पुष्प पर या तो फिर उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर जो मतलब स्त्री केसर भाग होगा, जब वहां पे क्या होगा, पुंकेसर भाग से जब परागकण निकलेंगे तो क्या होगा, जब स्त्री केसर भाग के वर्तिकाग्र भाग पे जाके गिरेंगे तो वो स्वपरागण हो जाएगा। लेकिन पर परागण में क्या होगा कि दो पुष्पों की आवश्यकता होगी, एक पे जब परिपक्व होगा पुंकेसर यानी कि नर जननांग है, जब वो परिपक्व होगा तो क्या होगा, जब परागकण निकलेंगे लेकिन उसी पुष्प के किसी भी पुष्प पे नहीं बल्कि कोई दूसरा पुष्प होगा उसके कोई पुष्प पे जाकर जब गिरेगा तो क्या होगा, तब जो परागण की क्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, पर परागण कहते हैं। पर परागण के लिए दो पुष्प की आवश्यकता होगी। मान लो एक पुष्प ये है एक ये, इसका जो पुंकेसर भाग है उसका जो परागकोश जब परिपक्व होगा जब वो फट जाएगा तो जो इसके अंदर से जो परागकण निकलेंगे वो इसी पादप की नहीं बल्कि किसी दूसरे पादप पे जाएगा, इसका जो स्त्री केसर भाग होगा उसके वर्तिकाग्र भाग पे जब जाके गिरेगा और जो वो परागण की क्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ रही होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो स्वपरागण है उसमें क्या क्या होता है, फिर उसके बाद हम पर परागण पढ़ेंगे और उसके बाद परागण की विधियां और ये
आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपको धैर्य रखना है, आराम से पढ़ना है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको नोट करते चलना है, और नोट की बिल्कुल चिंता नहीं करनी। नोट इसी लेक्चर के जस्ट बाद इसी चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसी चैप्टर के जो भी टॉपिक उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ स्वपरागण। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया है, मुझे ड्राइंग नहीं आती है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक मान लो पुष्प बनाया है, या कह सकते हैं एक पादप बनाया है। उसमें क्या दिखाया है कि एक ये पुष्प, एक ये और ये 3 पुष्प या 4 पुष्प है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो ये एक पादप है, इसमें क्या हुआ कि मान लो जो ये भाग है, इस पे क्या है, जो पुंकेसर भाग होगा, जो उसका परागकोश होगा वो क्या होगा, परिपक्व हो जाएगा। जब ये फटेगा तो इसके परागकण निकल के या तो इसी पुष्प पे गिर जाए, या तो फिर निकल कर इस पुष्प पे आके गिर जाए, इस पे गिर जाए, या इस पे चले जाए। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। ये सिंपल सी डिफिनेशन मैंने आपको समझाई थी। आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र भाग तक जो पहुंचने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपको क्या लिखना है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र भाग तक जो पहुंचने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, स्वयुग्मन। दूसरा कौन सा है, सजात पुष्पी परागण। तो हम डिस्कस करते हैं जो स्वयुग्मन परागण है उसमें क्या होता है, और जो सजात पुष्पी परागण है उसमें क्या होता है। जो स्वयुग्मन परागण है उसमें क्या होता है कि एक पादप होगा, उसका एक पुष्प होगा, और एक ही पुष्प क्या होगा, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों भाग उपस्थित होंगे। पुंकेसर में क्या होगा, जो उसका परागकोश होगा वो परिपक्व होगा, और परिपक्व होने पे क्या होगा, जो परागकोश होगा वो फटेगा, और जब फटेगा तो क्या होगा, उसके जो परागकण होंगे वो बाहर निकलेंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, उसी पुष्प पे क्या होगा, स्त्री केसर भाग उपस्थित होगा। स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र भाग है वहां पे क्या होगा, परागकण जाके गिरेंगे, और जब गिरेगा तो क्या होगा, परागण की क्रिया होगी, और जब वो परागण की क्रिया होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वयुग्मन परागण कहते हैं। मतलब कि एक ही पुष्प पे पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होंगे। जब पुंकेसर का जो परागकोश है परिपक्व होगा तो उससे परागकोश होंगे वो बाहर निकलेंगे, निकल के क्या होगा, वर्तिकाग्र भाग पे जाके गिरेंगे, और गिरेंगे तो क्या होगा, परागण की क्रिया होगी, और जब परागण की क्रिया होगी तो क्या होगा, उसी परागण की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वयुग्मन परागण कहते हैं। ये सिंपल सी बात है कि एक पादप होगा, उसका एक पुष्प होगा, उसी पुष्प पे परागण करने के लिए पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होंगे, और जब वहां पे परागण की क्रिया होगी तो उससे हम क्या कहते हैं, स्वयुग्मन परागण कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, समझ आ रहा होगा। उसके बाद जो सजात पुष्पी परागण है उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होगा कि एक पादप तो होगा लेकिन उसमें बहुत सारे पुष्प होंगे। जब बहुत सारे पुष्प होंगे तो क्या होगा, एक पुष्प पे क्या होगा, पुंकेसर भाग स्थित होगा, और जो उसी पादप का जो दूसरा पुष्प होगा उस पे क्या होगा कि स्त्री केसर यानी कि जायांग भाग उपस्थित होगा। तो क्या होगा कि जब एक पुष्प पे जो पुंकेसर भाग है, जब उसका जो परागकोश है परिपक्व होगा तो परिपक्व होने पे क्या होगा, परागकोश फटेगा। फटेगा तो क्या होगा, जो उसके अंदर परागकण उपस्थित होते हैं वो बाहर आएंगे, और जब बाहर आएंगे तो क्या होगा, उसी पादप का जो दूसरा भाग था जहाँ की जायांग उपस्थित था यानी कि स्त्री केसर भाग उपस्थित था, जो उसका वर्तिकाग्र भाग है, तो क्या होगा, जो दूसरे पुष्प पे क्या था, एक पुष्प पे था कि पुंकेसर उपस्थित था, जो उसी से जब पुंकेसर भाग से जब परागकण निकल कर दूसरे पुष्प के जो वर्तिकाग्र भाग है वहां तक जब पहुंच जाएंगे, जब परागण की क्रिया होगी तो उससे हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। सिंपल सी बात है, स्वयुग्मन में एक ही पुष्प पे पुंकेसर और स्त्री केसर उपस्थित होंगे, और जब वहां पे परागण की क्रिया होगी तो उसे हम स्वयुग्मन परागण कहते हैं। और सजात पुष्पी परागण में क्या होता है कि एक पादप तो होगा लेकिन उसके 2 पुष्प होंगे, एक पुष्प पे जायांग भाग और एक पुष्प पे पुंकेसर भाग स्थित होगा। जब पुंकेसर भाग से जब परागकण निकल कर वर्तिकाग्र भाग पे जाके गिरेंगे तो जो परागण की क्रिया होगी उसी को हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। और अगर हम बात कर ले कि जो स्वयुग्मन परागण है उसका कोई एग्जाम्पल है कि नहीं, तो बिल्कुल है, उसका एग्जाम्पल है मटर। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्वपरागण की जो युक्तियां हैं यानी कि अनुकूलन वो क्या क्या होती है, कैसे होती है, डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे कि अब तक आपको समझ में आया है वैसे आगे भी समझ में आएगा। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो स्वपरागण के लिए युक्तियाँ या अनुकूलन है वो कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। पहले कौन से है, उभयलिंगता। उभयलिंगता में क्या होता है ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन उसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा होता है, मटर। तो मटर को आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा है और जस्ट अभी इसकी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। मैंने आपको बताया था कि जो स्वयुग्मन होता है उसमें क्या होता है, उसका एग्जाम्पल भी मटर होता है। तो आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, कोई नहीं, अगर सारा याद नहीं आ रहा तो कोई नहीं, आप जब नोट्स पढ़ोगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। और नोट्स में मैंने पूरे विस्तार से लिख रखा है, मैं इसके जस्ट बाद जो इसका लेक्चर जो मैंने पढ़ाया उसके नोट्स में आपको दे दूंगी, आप देख सकते हो। लेकिन जो समकाल पक्वता होता है उसमें क्या होता है, उसका जो एग्जाम्पल है वो है गुलाबास, और दूसरा कौन सा है, सदाबहार। उसके बाद जो तीसरा जो स्वपरागण की युक्तियां हैं वो कौन सी है, अन्योन्यमिलयता। इसका एग्जाम्पल क्या है, पायोल, और दूसरा कौन सा है, कनकौवा। तो अब मैं इसको समझाती हूँ, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो उभयलिंगता को समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था कि एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं या द्विलिंगी पुष्प। और मैंने जब द्विलिंगी पुष्प पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि द्विलिंगी पुष्प को ही हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पता था या नहीं, या फिर आप भूल चुके थे। कोई नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं तो ठहरे आपके फ्रेंड और आपकी पूरी हेल्प करूँगी आपकी स्टडी में। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ कि उभयलिंगता किसे कहते हैं और एक लिंगी किसे कहते हैं। तो एक लिंगी जो पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है कि पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक भाग उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी मतलब उभय मतलब एक से अधिक भाग उपस्थित हो, तो एक से अधिक क्या होगा कि दो ही भाग होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो क्या होता है कि जब कोई भी पुष्प में क्या होगा कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। और जब आप सुन रहे हो तो आप कहोगे हाँ यार मुझे तो पता था लेकिन मैं भूल गया। कोई नहीं, ऐसा होता रहता है, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में हुआ करती है, कोई नहीं। लेकिन आपको याद था कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको बताया ये मुझे 100% पक्का पता है कि हाँ मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन आपको याद था कि नहीं, या कन्फ्यूजन थी कि हाँ ये वही है कि नहीं। तो ये चीज़ जरूर बताइएगा कि आपको कन्फ्यूजन थी या फिर आपको पता ही नहीं था या फिर आपको पता था। तीनों बातें में से कौन सी बात आप पे लागू होती है जरूर बताइएगा। तो एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, जब पुंकेसर और स्त्री केसर में से क्या हो कि एक भाग उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, जब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों भाग उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। तो उभयलिंगता का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या होता है। कुछ लोग होंगे जो अब अर्थ निकाल लेंगे, नाम से पता चल रहा है उभयलिंगता यानी कि एक पुष्प होगा, उसके एक ही पुष्प पे क्या होगा कि या तो पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होंगे, या फिर उसी पादप के किसी अन्य भाग में क्या होगा, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो। तो जब वहां पे क्या होगा, परागण की क्रिया होगी, और जब परागण की क्रिया होगी तो क्या होगा, परागकोश जो होगा परिपक्व होगा। वहां पे क्या होगा, जो परागकोश अंदर उपस्थित, परागकोश में जो परागकण उपस्थित होते हैं वो क्या होता है कि वो जब परिपक्व हो जाएगा परागकोश तो फटेंगे तो परागकण बाहर आएंगे। और जब बाहर आएंगे तो क्या होगा कि जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र भाग है वहां तक पहुंचेंगे। और जब वहां तक पहुंचेगा तो क्या होगा, परागण की क्रिया होगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, उभयलिंगिता कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मटर। मैंने स्वयुग्मन परागण में भी आपको बताया था मटर एग्जाम्पल। कुछ लोग होंगे जिनको याद आ गया होगा, कुछ लोग होंगे कि यार क्या है मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। कोई नहीं, पहली पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा, लेकिन जो लोग दोबारा पढ़ रहे तिबारा पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी सोचने की जरूरत है कि उनको याद है कि नहीं। कोई नहीं, लेकिन मैं तो आपकी फ्रेंड हूँ, आपको पढ़ाती रहूंगी मजे से। तो चलिए उभयलिंगता आपको समझ आई होगी। क्या होगा कि एक पादप होगा, उसके एक ही पुष्प पे या फिर किसी और पुष्प पे क्या होगा कि एक ही लेकिन पुष्प होना चाहिए, उस पे क्या होगा, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों भाग उपस्थित होंगे, परागण की क्रिया होगी। और जब परागण की क्रिया होगी तो आपको पता है क्या होगा, पुंकेसर भाग के परागकोश जब परिपक्व होगा तो परागकोश फटेगा, परागकण बाहर निकलेंगे, वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचेंगे, जो वहां क्रिया होगी यानी कि परागण की, उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगता कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। इसका एग्जाम्पल है मटर। उसके बाद अगर हम बात करें जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है, समकाल पक्वता। मैंने आपको कई बार बताया है बायोलॉजी में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो कि डिफाइन कर देते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि उभयलिंगता, अगर आपको पता था उभय मतलब दो होता है तो आप अर्थ अपने आप निकाल लोगे, उसकी डिफिनेशन खुद ही बना लोगे। वैसे ही यहाँ पे समकाल पक्वता मतलब समान काल में, जो काल मतलब होता है समय, जो समान समय में जो परिपक्व हो उसे हम क्या कहते हैं, समकाल पक्वता कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। समकाल पक्वता मतलब क्या होगा, कोई एक पादप होगा, उस पे क्या होंगे कि वो एक ही पादप का जो एक पुष्प होगा या तो उसी पे या फिर उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पे क्या होगा, एक भी पुंकेसर या दोनों भी उपस्थित हो सकते हैं। जो पुंकेसर होगा, जो स्त्री केसर होगा, वो समान काल में यानी कि समान समय में क्या होगा, परिपक्व होंगे। जब पुंकेसर परिपक्व होगा तो क्या होगा कि जो उसका परागकोश होगा वो फटेगा, परागकण बाहर आएंगे। तो क्या होगा कि वहां से क्या होगा, जो परागकण होंगे निकलेंगे। तो ये भी तो एक वो होती है कि हाँ, कि जब पुंकेसर परिपक्व होगा तो अंडाशय भी परिपक्व होना चाहिए। अंडाशय का मतलब स्त्री केसर परिपक्व होना चाहिए। जब पुंकेसर परिपक्व होगा तो स्त्री केसर भी परिपक्व होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब स्वपरागण होगा तो स्वपरागण की शर्त है कि समकाल पक्वता होना चाहिए। मतलब पुंकेसर जिस समय परिपक्व होगा उसी समय क्या होगा कि जो स्त्री केसर है वो भी परिपक्व होना चाहिए, तभी क्या होगा, परागण की क्रिया होगी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समकाल पक्वता। मतलब समान काल में जो परिपक्व हो, यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों परिपक्व होंगे जब परागण की क्रिया होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, समकाल पक्वता कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। उसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ आपको। गुलाबास व सदाबहार, ये दोनों मैंने आपको बताया था अभी जस्ट जब मैं आपको कॉपी में दिखा रहे थे तब, लेकिन मैंने फिर से बता दिया है। समकाल पक्वता मतलब पुंकेसर और स्त्री के साथ जब दोनों काल मतलब दोनों ही एक समय में परिपक्व होंगे, परागण की क्रिया होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, समकाल पक्वता कहते हैं। एग्जाम्पल है गुलाबास व सदाबहार। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद जो तीसरा पार्ट था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो तीसरा पार्ट है वो कौन सा, अन्योन मिल्यता। तो इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, आपको पता होगा बहुत बार आपने जब अगर किताब पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, या टीचर ने आपके पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा कि अन्योन मिल्यता में क्या होता है कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जो कि हमेशा बंद रहते हैं। कोई पादप ऐसा आपने देखा है, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा कहा जाता है जो पायोला होता है और जो कनकौवा होता है वो क्या होता है कि हमेशा बंद रहते हैं, पुष्प कभी नहीं खिलते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कभी खिल जाए, नहीं, वो हमेशा बंद रहते, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। तो क्या होता है कि कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं, यानी कि कुछ पादप में कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जो कि हमेशा बंद रहते हैं। तो बंद रहेंगे तो क्या होगा, जो उनका जो पुंकेसर होगा और जो स्त्री केसर होगा वो परिपक्व तो होंगे, परागण की क्रिया लेकिन नहीं होगी। तो जो ऐसे पुष्प होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अन्योन्य मिल्यता कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। इसका एग्जाम्पल है पायोला और कौन सा है, कनकौवा। ये दोनों पुष्प ऐसे होते हैं जो कि हमेशा बंद रहते हैं, इसमें परागण की क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये पुष्प हमेशा बंद रहते हैं। जो पुंकेसर का जो परागकोश होगा वो परिपक्व होगा, और जो लेकिन क्या होगा, लेकिन उसमें परागण की क्रिया नहीं होगी। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई होगी। 3 पार्ट हमने पढ़े हैं। पहला कौन सा था कि उभयलिंगिता मतलब एक ही पादप के एक ही पुष्प क्या होगा, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित तो होंगे, तो क्या होगा, परागण क्रिया क्या होगी, होगी। और जब एक ही पुष्प पे जब पुंकेसर और स्त्री केसर उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगिता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल था मटर। दूसरा था समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा था, गुलाबास था और सदाबहार था। इसमें क्या होता है कि जो एक ही पादप के एक ही पुष्प या किसी अन्य पुष्प पे क्या होगा, पुंकेसर और स्त्री केसर उपस्थित होंगे। तो क्या होगा कि जब पुंकेसर परिपक्व होगा तभी क्या होगा, जो स्त्री केसर होता है यानी कि जायांग होता है वो भी परिपक्व होगा। और जब एक ही काल में यानी कि एक ही समय में जब परिपक्व दोनों होंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, समकाल पक्वता। मतलब समान काल में परिपक्व होना। और परिपक्व कौन होगा, पुंकेसर होगा और स्त्री केसर होगा। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। इसका एग्जाम्पल है सदाबहार और गुलाबास। उसके बाद जो तीसरा पार्ट था वो कौन सा था, तीसरा पार्ट है अन्योन्य मिलता। मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कि हमेशा बंद रहते हैं। बंद रहते हैं तो क्या होता है, इसमें जो पुंकेसर होता है, जो स्त्री केसर होता है,
स्त्री केसर को हम जायांग भी कहते हैं, पुंकेसर को हम पुतंतु भी कहते हैं। जब ये दोनों क्या होंगे, परिपक्व तो होंगे, लेकिन क्या होगा, परागण की क्रिया नहीं होगी। और जब परागण की क्रिया नहीं होगी और पुष्प हमेशा बंद रहेंगे तो परागण नहीं होगा। और ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य मिलितता कहते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है, पायोला और कनकौवा। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स की प्रॉब्लम है तो वो मैं आपको दे दूंगी इसी लेक्चर के जस्ट बाद। तो चलिए हम पढ़ते हैं। अब हमारा जो स्वपरागण था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने स्वपरागण पढ़ा। सबसे पहले तुमने पढ़ा था परागण। परागण दो प्रकार के, स्वपरागण, परपरागण, हमने दोनों डिस्कस किया। स्वपरागण में हमने पढ़ा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, स्वक युग्मन और सजात पुष्पी परागण, तो दोनों हमने डिस्कस किया। उसके बाद परागण की जो युक्तियां हैं यानी कि अनुकूलन, वो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मैंने डिस्कस किया। वो 3 प्रकार के होते हैं, उभय लिंगिता, दूसरा कौन सा था, समकाल पक्वता, तीसरा कौन सा था, अन्योन्य मिलता। उभय लिंगिता का जो एग्जाम्पल था वो था मटर, समकाल पक्वता का जो एग्जाम्पल था वो था सदाबहार और गुलाबास, और जो अन्योन्य मिलता का जो एग्जाम्पल था वो था पायोला, और दूसरा कौन सा था, कनकौवा। ये सारी बातें डिस्कस कर ली है। परागण कंप्लीट हो गया है, स्वपरागण कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं पर परागण। सिंपल सी बात है, आपको समझ आएगी, मैं आपको पढ़ा दूं। तो यहाँ पे मैंने पर परागण के लिए थोड़ा समझाने के लिए आपको बना लिया है। वैसे तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। मैंने आपको पर परागण में बताया था कि जब कोई एक पादप होगा और उसी जात का क्या होगा, कोई दूसरा पादप होगा, तो एक जब पादप पे क्या होगा, पुंकेसर उपस्थित होगा या स्त्री के साथ जो भी उपस्थित हो, क्या होगा, जब पुंकेसर परिपक्व होगा तो परागकोश से परागकण निकल कर क्या होंगे, वर्तिकाग्र भाग पे गिरेंगे। तो लेकिन उसी पुष्प के नहीं बल्कि दूसरे पुष्प के, यानी कि उसी जात के कोई दूसरा पुष्प है उस पे जाके गिरेंगे, तो वहां पे जो परागण क्रिया होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पर परागण। लेकिन अगर मान लो यहाँ जो ये पुष्प है, एक पुष्प मान लो एक पादप का जो एक ये पुष्प है, एक ये पुष्प है, और अगर मान लो यहाँ पे जो है पुंकेसर उपस्थित है, पुंकेसर का परागकोश परिपक्व होगा तो बाहर निकलेंगे। नॉर्मली सी बात है, तो निकल के अगर ये इसी पुष्प यानी कि इसी पादप के किसी अन्य पुष्प पे गिरा तो ये स्वपरागण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पर परागण में क्या होगा, उसी जाति किसी दूसरे पादप के जो पुष्प जब परागकण जाके गिरेंगे तो क्या होगा, तो उसे हम कहेंगे पर परागण। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि जो पर परागण है उसकी डिफिनेशन दे सकते हैं। तो पर परागण के लिए क्या होता है कि दो पुष्पों की आवश्यकता होती है। दो पुष्प कैसे होने चाहिए, समान जाति के होने चाहिए। मतलब एक लिंगी द्विलिंगी पुष्प होते हैं, तो क्या होगा कि एक लिंगी पुष्प में क्या होगा कि जब एक ही जाति के, मान लो एक लिंगी पुष्प है और दूसरा भी क्या होना चाहिए, एक लिंगी पुष्प हो, और जब क्या होगा उन दोनों के बीच में परागण की क्रिया होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पर परागण। मतलब जब एक पुष्प में क्या हो, जब एक पादप के पुष्प में क्या होगा कि पुंकेसर उपस्थित हो, और जब वो परिपक्व होगा तो परागकोश से जब परागकण निकलेंगे तो उसी पुष्प के किसी अन्य पुष्प पे नहीं जाएंगे बल्कि कोई दूसरा पादप होगा उसके पुष्प पे जाकर जब परागण की क्रिया होगी तो उसे हम कहते हैं पर परागण। पर परागण की विधियां क्या होती है तो हम वो जान लेते हैं। मतलब कि उसकी जो युक्तियां हैं, जो अनुकूलन है, वो कितने प्रकार के होते हैं तो हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार को मैं बहुत ही विस्तार से समझाऊंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम स्वबंधिता पढ़ते हैं। स्वबंधिता में क्या होता है, स्व मतलब होता है स्वयं, बंधिता मतलब बंधन। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लो कोई एक पादप है, अगर पर परागण करना है तो 2 पादप की आवश्यकता होगी। अगर एक ही पादप पे हो जाएगा तो वो स्वपरागण हो जाएगा। तो पर परागण की क्रिया के लिए क्या होगा कि 2 पुष्प की आवश्यकता होगी, और जब एक ही पुष्प में होगा तो स्वपरागण हो जाएगा। तो स्वपरागण ना हो, पर परागण कराया जा सके तो उसके लिए क्या है कि स्वबंधिता होना जरूरी है। अब स्वबंधिता क्या है कि जब परागकण क्या होगा, जो पुंकेसर है, पुंकेसर का जो परागकण है जब वो परिपक्व होगा, परागकोश फटेगा, परागकोश से परागकण निकलकर जब वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचे तो क्या होगा कि जब स्वबंधिता होगा, जब परागकण पहुंच तो जाएंगे लेकिन उसका अंकुरण ना हो पाए, तो इसी को हम कहते हैं स्वबंधिता। अगर हम कहते कि एक पुष्प यानी पुंकेसर भी स्थित है, स्त्री केसर भी उपस्थित है, अगर उसमें स्वबंधिता नहीं होगा तो एक ही पुष्प पे परागण की क्रिया हो जाएगी, और जब एक ही पुष्प पे परागण की क्रिया हो जाएगी तो क्या होगा, वो स्वपरागण कहलाएगा। तो स्वपरागण ना कहलाए, पर परागण कराया जा सके, इसलिए क्या होगा कि स्वबंधिता होना जरूरी है। तो स्वबंधिता होगा तो क्या होगा कि जो परागकोश जब परिपक्व तो होगा, परागकोश से परागकण बाहर निकलेंगे, वर्तिकाग्र भाग तक जाएंगे, लेकिन क्या होगा वहां पे अंकुरण नहीं होगा,
और जब अंकुरण नहीं होगा तो क्या होगा, उसे जरूरत होगी किसी अन्य पुष्प की, उसी जाति के। तो जब वो अन्य पुष्प पे जाएगा, जब वहां पे मतलब वर्तिकाग्र भाग पे जाके गिरेगा तो वहां पे अंकुरण होगा, तब कहा जा सकता है कि ये पर परागण की क्रिया है। और अगर उसी पुष्प पे हो जाता तो क्या होता कि वो स्वपरागण होता। तो स्वपरागण ना हो इसलिए क्या किया कि स्वबंधिता होना जरूरी है। तो ये एक उसकी युक्ति थी, आपको समझ आया होगा। इसका एग्जाम्पल है राखी बेला, दूसरा कौन सा है, अंगूर है, तीसरा कौन सा है, पेटूनिया जाति के पादप। ये इन सब में क्या होता है कि पर परागण के लिए स्वबंधिता होना जरूरी है। तो ये आपको समझ आएगा। स्व मतलब होता है स्वयं, बंधिता मतलब होता है बंधन। स्वयं में ही बंधन होना मतलब एक ही घर में रहते हैं, समान खाना खाते हैं, लेकिन एक दूसरे का बनाया नहीं खा सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्वबंधिता। मतलब आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, इसको नहीं कहते। लेकिन वैसे आप समझ सकते हो कि एक ही पुष्प पे परागण क्रिया हो सकती है, समान जाति के रहते हैं, खाना खा सकते हैं, लेकिन नहीं खाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर परागण करना है इसलिए। मतलब एक ही पुष्प पे पुंकेसर स्त्री केसर उपस्थित होंगे, लेकिन स्वबंधिता होने के कारण क्या होगा, पुंकेसर परिपक्व होगा, परागकोश से परागकण बाहर निकलेंगे, लेकिन वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचेंगे, लेकिन परागण की क्रिया नहीं होगी, मतलब उसमें अंकुरण नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा, परागकण जो पराग नलिका उसका निर्माण नहीं होगा, आगे की क्रिया नहीं होगी। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक लिंगता। अब क्या है एक लिंगता, पर परागण के लिए एक लिंगता होना जरूरी है। अब एक लिंगी पुष्प आपको समझ आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं कि जब एक पुष्प में पुंकेसर उपस्थित हो या फिर स्त्री केसर उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उभयलिंगी यानी कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ये मैंने अभी बताया था, फिर से डिस्कस किया है क्योंकि ये वर्ड अभी आ गया कि एक लिंगता। तो इसमें क्या होता है कि एक पादप तो होगा, उस पे क्या होगा कि एक पादप का जो एक पुष्प होगा उस पे क्या होगा कि एक ही मतलब वो उपस्थित होगा, पुंकेसर या तो फिर स्त्री केसर। और जो उसी जात का जो दूसरा पुष्प है उस पे क्या होगा, उसका विपरीत भाग उपस्थित होगा। मान लो जो पहला पादप था उस पे पुंकेसर उपस्थित था, तो जो दूसरा उसी जात का जो दूसरा पुष्प है उस पे क्या होगा, स्त्री केसर उपस्थित होगा। जब पुंकेसर से जब परागकोश मतलब परिपक्व हो जाएगा, परागकोश से जब परागकण बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, जो परागकण बाहर निकलेंगे तो वो क्या होगा, उसी जाति का जो दूसरा पुष्प था उस पे क्या होगा कि वर्तिकाग्र भाग उपस्थित होगा, यानी कि स्त्री केसर उपस्थित होगा। तो स्त्री केसर पे जाके जब गिरेगा तो क्या होगा, परागण की क्रिया होगी, और इसे हम क्या कहते हैं कि इसे हम कहते हैं एक लिंगता। एक लिंगता होगी तभी क्या होगा, पर परागण होगा, वरना तो स्वपरागण हो जाता। तो इसके लिए क्या होगा कि एक लिंगता की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं भिन्न काल पक्वता। उसमें हमने डिस्कस किया था कि समकाल पक्वता, इसमें हम डिस्कस करें भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल क्यों, क्योंकि अगर समकाल पक्वता में क्या होगा कि स्त्री केसर यानी कि जो जायांग है वो भी परिपक्व हो जाए, जो पुंकेसर है वो भी परिपक्व हो जाएगा, तो एक ही पुष्प पे परागण की क्रिया हो जाएगी। जब एक ही पुष्प पे होगा तो क्या होगा, स्वपरागण हो जाएगा। तो स्वपरागण ना हो, पर परागण की क्रिया कराई जा सके, इसके लिए क्या किया कि इसमें भिन्न काल पक्वता होना जरूरी है। अब भिन्न काल पक्वता क्या है कि जो पुंकेसर है जब वो परिपक्व हो तो क्या हो, जो स्त्री केसर है वो परिपक्व ना हो। जब परिपक्व नहीं होगा, जब पुंकेसर से जब पुंकेसर में जो परागकोश है, जो परागकोश परिपक्व होगा, परागकण बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, वर्तिकाग्र भाग पे जाएंगे तो, लेकिन परागण नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। तो क्या होगा, उन्हें आवश्यकता होगी किसी दूसरे पुष्प की, उसी जाति की जो दूसरा पुष्प होगा उस पे क्या होगा, जो दूसरा भाग उपस्थित होगा, जब वहां पे परागकण गिरेंगे तो वहां पे अंकुरण होगा, पराग नलिका का निर्माण होगा, आगे की क्रिया होगी। तो इसके लिए क्या होगा, भिन्न काल पक्वता की जरूरी है। समकाल पक्वता नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर स्वपरागण हो सकता है, हो क्या सकता है, होगा ही। सिंपल सी बात है कि जब कोई एक घर में रहता है, समान खाना खाता है और समान खा भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि उन्हें अलग अलग रहना है। वैसे ही भिन्न काल पक्वता जरूरी है पर परागण के लिए। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। जो अगला पार्ट है वो क्या है, पूर्वता। आप कहोगे ये क्या है दीदी, या मैं आपको बताती हूँ, मैं तो आपकी फ्रेंड हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ। पूर्वता मतलब पू से आप पुरुष याद रख सकते हो, पुरुष होता है ना, पू से पुरुष,
वैसे ही पू से पुरुष और पूर्वता मतलब पहले। पूर्वता मतलब क्या होता है कि जब जो पुंकेसर है यानी कि नर जनांग होता है, नर को ही हम पुरुष कहते हैं। आपको पता है ना, इतनी सिंपल सी बात है, आपको पता होगा। तो पूर्वता मतलब जब पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाए और जो स्त्री केसर वो बाद में परिपक्व हो, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्वता कहते हैं। मतलब पुरुष यानी कि नर जनांग, नर मतलब पुंकेसर भाग पहले परिपक्व हो जाएगा और जो स्त्री केसर है वो बाद में। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसका एग्जाम्पल है गुड़हल, कपास और अरबी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। पूर्वता मतलब पुंकेसर पहले परिपक्व होगा। क्यों? क्योंकि पू से पुरुष याद रख सकते हो। पुरुष किसमें था? नर जनांग। नर जनांग किसमें उपस्थित होते हैं? पुंकेसर में। तो पुंकेसर पहले परिपक्व होगा और स्त्री केसर बाद में। और इसमें क्या है, स्त्री पूर्वता मतलब इसमें जो स्त्री यानी कि जायांग यानी कि स्त्री केसर जो है वो पहले परिपक्व होगा और जो पुंकेसर है वो बाद में। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। नाम ही बता रहा है कि हाँ मैं ये कह रहा हूँ, तो जो इसका नाम है वही डिफाइन कर रहा है कि हाँ मेरा मतलब ये है। समझ रहे हो? इसका एग्जाम्पल कौन सा है? चंपा और बरगद। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो अगला पार्ट है। तो अगला पार्ट कौन सा है? अवरुद्ध व दूसरा क्या कह सकते हैं, इसी नाम से हम जान सकते हैं, हरकोगेमी परागण। तो इसमें क्या होता है कि नर जनांग और जो मादा जनांग होता है उसमें क्या होता है कि कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। अब संरचनात्मक मतलब संरचना में परिवर्तन, संरचना मतलब आकार में। अब आकार में कैसे कह सकते हो, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, अब इसमें 5 उंगली है, अब इसमें 6 हो जाए तो क्या कह सकते हैं कि संरचना में परिवर्तन हुआ। 5 नॉर्मली सबकी होती है और अगर किसी का मान लो 5 के बजाय 6 हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि इसकी संरचना में कुछ परिवर्तन है। मतलब नॉर्मली मतलब 5 उंगली होती है नॉर्मल इंसानों की, लेकिन इसकी 6 है। मतलब इसकी संरचना में जो बाकी जो मनुष्य है उसकी संरचना से इसकी जो संरचना है वो परिवर्तन है। मतलब इसकी संरचना में कुछ परिवर्तन है। तो क्या परिवर्तन है? उसकी 1 उंगली ज्यादा थी। वैसे ही संरचना में कुछ परिवर्तन आते हैं। किसकी संरचना में? नर जनांग और मादा जनांग। अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब इन्हीं की संरचना में कुछ परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा, किससे क्या होता है, तो सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अवरुद्ध परागण, जिसको हम क्या कहते हैं, हरकोगेमी परागण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। किसमें परिवर्तन होते हैं? यानी कि जो नर जनांग है और जो मादा जनांग है उन दोनों में परिवर्तन होते हैं। क्या होता है कि जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र व अंडाशय। तो वर्तिका क्या होती है? लंबवत संरचना होती है। तो लंबवत संरचना होने के कारण क्या होता है, मान लो इसकी संरचना में मान लो इतनी बड़ी थी, अब वो इतनी बड़ी हो गई, तो क्या हुआ कि जो यानी कि स्त्री केसर था, स्त्री केसर की जो वर्तिका थी उसकी लंबाई में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ कि जो उसका आकार था वो बड़ा हो गया और जो पुंकेसर था, पुंकेसर में क्या हुआ कि वो छोटा रह गया। तो क्या होगा, पुंकेसर से परागकण निकलेंगे तो परिपक्व तो होगा परागकोश, परागकोश परिपक्व होगा तो फटेगा, फटेगा तो क्या होगा, जो उसमें परागकण उपस्थित थे वो बाहर तो आएंगे। लेकिन जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर जो वर्तिका है वो बड़ी हो चुकी है, तो परागकोश छोटा है, मतलब पराग जो पुंकेसर है वो छोटा रह गया, स्त्री केसर बड़ा हो गया, तो परागण की क्रिया तो होगी ही नहीं। और जब नहीं होगी तो इसी को हम क्या कहते हैं, अवरुद्ध व हरकोगेमी परागण। अवरुद्ध का मतलब कुछ ना कुछ रुकावट। रुकावट क्या आई, स्त्री केसर बड़ा हो गया, पुंकेसर था वो छोटा रह गया, तो यही रुकावट बनी किसमें, परागण की क्रिया में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अवरुद्ध परागण व हरकोगेमी परागण। इसका एग्जाम्पल क्या है वो डिस्कस करते हैं। कैरियोफिलेसी कुल के पादप, इनमें ही ऐसा होता है कि जो वर्टिकाग्र भाग है वो बड़ा हो जाता है, जो पुंकेसर है वो छोटा रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है, परागण नहीं हो पाता है। सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद जो आज का जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक मतलब इस टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है, मतलब विषम वर्तिकात्व। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे। तो क्या परिवर्तन होंगे, इसमें 2 तरीके से होता है, 2 स्तर में। पहला जो स्तर है उसमें क्या होता है, विषम वर्तिका, मतलब इसमें क्या होगा कि जो पहली वर्तिका होगी वो बड़ी हो जाएगी, जो पुंकेसर है वो छोटा रह जाएगा, तो परागण नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो दूसरी अवस्था है उसमें क्या होता है,
पहले में क्या था कि वर्तिका बड़ी हो गई थी, अब किला क्या होगा कि जो पुंकेसर है वो बड़ा हो जाएगा, जो स्त्री केसर है वो छोटा रह जाएगा, तो परागण नहीं होगा। दोनों ही अवस्था में क्या होगा, परागण नहीं होगा। कभी वर्तिका की वजह से, वर्तिका इसमें क्यों कहा गया, विषम वर्तिका, तो मतलब वर्तिका कभी बड़ी हो जाएगी तो कभी छोटी, तो दोनों ही अवस्था इसमें होती। पहले में वर्तिका बड़ी हो जाती है, दूसरे में क्या होता है, वर्तिका छोटी हो जाती है, और दोनों ही अवस्था में क्या होता है, परागण नहीं होता। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई होगी। 5 टॉपिक थे इसमें, पांचों आपको समझ आए होंगे। जो इसका उदाहरण है वो कौन सा है, प्रिमूला पादप। इसी में ऐसा होता है, 2 अवस्थाएं होती है, एक में वर्तिका बड़ी हो जाती है, एक में छोटी। दोनों ही अवस्था में क्या होता है, परागण नहीं होता है। समझ आया। जो आज का लास्ट टॉपिक है वो क्या है, परागण की विधियां। परागण 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से, मतलब परागण के तो सिर्फ 2 प्रकार होते हैं, लेकिन जो उसकी विधियां हैं वो 4 प्रकार की। परागण 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। लेकिन जो इसकी विधियां हैं वो 4 प्रकार की। कौन कौन सी, पहला तो परागण किसके द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा। मतलब जब परागकोश परिपक्व होगा तो वो उड़ के वायु द्वारा ही जाएगा वर्तिका तक। दूसरा क्या हो सकता है कि जल द्वारा हो सकता है, मतलब पानी में रहकर भी हो सकता है। तीसरा कौन सा, कीट द्वारा परागण, मतलब कीट आएंगे बैठेंगे तो परागण उनसे चिपक जाएंगे, तो जाके दूसरे पुष्प पे जाएंगे, वहां बैठेंगे, वहां पे परागण की क्रिया होगी। उसके बाद क्या हो सकता है, पक्षी द्वारा। ये चारों हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो परागण की विधियां कितने प्रकार की होती, 4 प्रकार की होती है। पहली होती है वायु परागण। तो वायु परागण में क्या होता है कि जब परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। मतलब जब पुंकेसर का जब परागकोश परिपक्व होगा, परागकोश परिपक्व होगा, फटेगा, फटकर क्या होगा, जो उसमें परागकण उपस्थित होते हैं वो बाहर निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो क्या होगा, पुंकेसर भाग से क्या होगा कि वो स्त्री केसर भाग के वर्तिकाग्र भाग तक जाएंगे, और वहां पे जाकर क्या होगा, परागण की क्रिया होगी। और जब ये क्या होती है, हवा द्वारा होती है, यानी कि वायु द्वारा होती है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। तो परागण जब वायु द्वारा होगा तो उसकी शर्तें क्या क्या होती है, मतलब कुछ तो कुछ होगा कि कुछ शर्तें होंगी कि हाँ तभी होगा। अभी मान लो जो परागकण बहुत भारी हुआ तो वो तो नीचे गिर जाएगा, वायु द्वारा तो होगा ही नहीं। तो क्या होना चाहिए, शर्त है कि वायु परागण छोटा होना चाहिए। जब जितना छोटा होगा उतना ही परागण क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, परागण क्या होना चाहिए कि शुष्क होना चाहिए। तीसरा क्या है कि परागण हल्का होना चाहिए। छोटा हो लेकिन बहुत भारी हो तो हो ही नहीं पाएगा। परागण जितना छोटा होगा, जितना हल्का होगा, जितना शुष्क होगा, उतना ही क्या होगा, आसानी होगी वायु परागण के अंदर। तो ये आपको समझ आया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जल परागण में क्या क्या होता है। तो जब परागण की क्रिया क्या होती, जल द्वारा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। जल परागण 2 प्रकार से होता है। पहला परागण अधोजल परागण, जिसे हम क्या कहते हैं, जलाद परागण भी कहते हैं। दूसरा क्या है, अधिजल परागण। अधि मतलब होता है आधा, जल परागण मतलब आधा जल में परागण, और अधोजल मतलब पूरा जल में परागण। तो जलाद वैसे भी उसका नाम ही है, जलाद मतलब आप याद रख सकते हो समुद्र या किसी चीज के अंदर। तो अधोजल परागण में क्या होता है कि जो पुष्प होता है या जो पादप होता है वो पूरा पानी के अंदर डूबा रहता है, और जो पानी के अंदर जो परागण की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, अधोजल परागण या जलाद परागण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है वो डिस्कस करते हैं। नोजा सिरेटोफिल्लम, और क्या होता है कि जो सेरा होता है उसमें क्या होता है कि अधोजल परागण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलाद परागण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पादप होता है पूरा पुष्प, मतलब जो पूरा पादप होता है पानी के अंदर होता है, और जो परागण की क्रिया होती है वो पानी के अंदर होती है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। अधिजल परागण में क्या होता है कि पुष्प आधा जल के अंदर रहता है और आधा बाहर। तो इस तरह के परागण अगर आधा जल के अंदर आधा मतलब बाहर हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इस परागण अगर ऐसे में जब परागण होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिजल परागण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है वो डिस्कस करते हैं। उसका नाम है वेलिसनेरिया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आधा जो पादप होता है वो पानी के अंदर होता है, आधा क्या होता है, बाहर होता है। तो जब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब परागण की क्रिया होगी तो क्या होगा कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अधिजल परागण। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कीट परागण। तीसरा प्रकार है कीट परागण। तो कीट परागण में क्या होता है, जब कीटों द्वारा परागण होता है। कीटों द्वारा कैसे होगा कि कोई पुष्प है उसमें क्या होगा कि मान लो बहुत ही आकर्षित है,
मतलब कोई भी कीट उड़ रहा है, उसको लगा कि हाँ ये पुष्प कितना सुंदर है, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, तो वो जाएगा उसकी तरफ, क्या होगा, आकर्षित होगा क्या, उसकी तरफ जाएगा और उस पर बैठेगा। जब वो बैठेगा तो क्या होगा कि उसके जो पराकट, जो पुष्प के अंदर जो पराकट थे, वो क्या होंगे कि उस कीट में चिपक जाएंगे। और जब वो जो कीट है वो किसी और पुष्प पे जाके बैठेगा तो क्या होगा, परागण की क्रिया होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। इसमें शर्तें क्या क्या होती है कि पहला तो क्या होना चाहिए कि जो पुष्प है उसके अंदर क्या होना चाहिए, परागकण है वो आकर्षित करने वाला होना चाहिए। मतलब कोई भी कीट देखे तो उसे लगना चाहिए कि वाह कितना सुंदर है, चलो उसकी तरफ चलते हैं, वैसे उसमें क्या होना चाहिए, आकर्षित लगना चाहिए। दूसरा क्या है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक विशेष प्रकार की गंध होनी चाहिए। गंध होगी तो उसे सुगंध आएगी कि हाँ चलो उसकी तरफ चलते, कितनी अच्छी खुशबू आ रही, तो वो चला जाएगा। तीसरा क्या होना चाहिए, उसमें मकरंद होना चाहिए। मकरंद का मतलब उसमें कोई चिपचिपा पदार्थ होना चाहिए, जिससे क्या होगा जब कीट आएंगे बैठेंगे तो उसमें चिपकना भी तो चाहिए। क्या उसमें कुछ है तो है नहीं कि हाँ वो जाएगा बैठेगा चिपक जाएगा, नहीं। मकरंद होगा तो जब कीट जाके बैठेगा तो वो चिपक जाएगा परागकण उससे, और जब वो जाके किसी दूसरे पुष्प के परागकण पे, मतलब दूसरे पादप के पुष्प पे बैठेगा तो क्या होगा कि वहां पे परागण की क्रिया होगी। तो इसमें क्या होता है, जो कीट का परागण होता है उसमें क्या होता है, जो विशेष प्रकार का जो कीट होता है वो कौन सा था, मधुमक्खी। मधुमक्खी द्वारा परागण बहुत ज्यादा होता है, तो एक विशेष प्रकार का कीट मतलब मधुमक्खी द्वारा होता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। तो कीट द्वारा परागण होता है, उसका एग्जाम्पल कौन सा है तो वो डिस्कस करते हैं। पहले तो सरसों, दूसरा है ऑर्किडस, तीसरा है ऑक, चौथा है साल्विया। इन सब पादपों में क्या होता है, कीटों द्वारा परागण होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो लास्ट परागण है, मतलब पक्षी परागण। इसमें क्या होता है, जब पक्षियों द्वारा परागण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पक्षी परागण कहते हैं। जो पक्षी द्वारा परागण होता है वो किन किन पादपों में होता है, रक्त मदार में होता है, सैगल, बिगोनिया और परास पादपों में होता है। आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब नोट कर लीजिएगा। ये कुछ मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ, बहुत बेहतर समझ में आएगा। पहला है चमगादड़ द्वारा परागण। चमगादड़ परागण में क्या होता है, तो हम डिस्कस करते हैं कि जो चमगादड़ द्वारा परागण होता है तो उसे हम चमगादड़ द्वारा परागण ही कहेंगे, क्योंकि चमगादड़ जाएगा तभी परागण होगा, तो वो चमगादड़ द्वारा परागण हो गया। चमगादड़ का जो परागण होता है वो किस पादपों में अधिकतर होता है, तो वो कदम में होता है। दूसरा कौन सा है, कंचनार में होता है, बालम खीरा में होता है। जिससे क्या होता है कि इन सब पादपों में क्या होता है कि चमगादड़ द्वारा परागण होता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। हम आगे डिस्कस करते हैं घोंगा द्वारा परागण। जब घोंगा के द्वारा परागण होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, घोंगा परागण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है वो डिस्कस करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सर्पवृक्ष, दूसरा कौन सा है ऑर्किडस। दोनों में क्या होता है, घोंगा द्वारा परागण होता है। अगला जो परागण है वो है गिलहरी द्वारा परागण। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, गिलहरी द्वारा परागण होता है। गिलहरी किसमें परागण करती है, तो वो होता है पादप कौन सा, क्या आपको पता है? अगर पता कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा, मुझे जानना है कि आपको पता था कि नहीं। मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। गुलमोहर तथा सेमला में क्या होता है, गिलहरी द्वारा परागण होता है। ये आपको समझ आया होगा। आज का जो पूरा टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में कोई ऐसा बहन भाई जो कि क्लास 12th में है उसके साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए नोट्स का, जो कि इसी लेक्चर के नोट होंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको जरूर देखिएगा, ताकि आपको नोट्स मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।